हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 टू 50। सो क्वेश्चन नंबर 36 आपको दिया गया है दैट 5 ml of 0.4 normal NaOH solution is mixed with 20 ml of 0.1 normal HCl solution. The pH of the resulting solution is 0.5 0.4 नॉर्मल का 5 ml NaOH और 0.1 नॉर्मल 20 ml HCl को मिक्स किया गया। मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन आया उसकी पीएच में बतानी है क्या है। तो सबसे पहले आप एक बार यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लीजिए NaOH के। सो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी। सो वॉल्यूम आपको कितनी दी गई है? वॉल्यूम दी गई है 5 ml, नॉर्मेलिटी कितनी है? 0.4 नॉर्मल। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आएंगे 2 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, ये आ गए मिलीग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि वॉल्यूम जो थी वो ml की फॉर्म में थी और अगर वॉल्यूम लीटर की फॉर्म में होती तो ये 2 ग्राम इक्विवेलेंट होते। इसी टाइप से आप ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लीजिए HCl सॉल्यूशन के। वो भी फॉर्मूला सेम रहेगा, वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी। वॉल्यूम आपको दी गई है 20 ml इंटू 0.1 इसकी नॉर्मेलिटी दी गई है। तो यहाँ से भी हमें मिले 2 मिलीग्राम इक्विवेलेंट या 2 मिली इक्विवेलेंट। तो हम देख पा रहे हैं जितने ग्राम इक्विवेलेंट NaOH के प्रेजेंट हैं उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट HCl के प्रेजेंट हैं। सो NaOH और HCl जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। और यहाँ इस इक्वेशन में हम देख पाए कि जितने अमाउंट एसिड की थी उतनी ही अमाउंट बेस की है। सो ये एक दूसरे को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। उसके बाद ना ही हमें NaOH एक्सेस में मिलेगा ना ही HCl एक्सेस में मिलेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन की जो पीएच होती है वो आपकी 7 होती है। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे पूछा गया है ऑन एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग द pH of 20 ml of 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन विल नॉट अल्टर, कि इनमें से किस सॉल्यूशन को ऐड करने के बाद 20 ml 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन की HCl सॉल्यूशन की pH में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप गिवन HCl सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी चेक करें तो वो 0.1 नॉर्मल है और क्योंकि जो HCl है उसकी बेसिसिटी आपकी 1 होती है। ठीक है, क्योंकि एक ही प्रोटॉन डोनेट करता है। तो जब बेसिसिटी 1 हो तो हम कह सकते हैं कि HCl की नॉर्मलिटी और मोलरिटी दोनों इक्वल हैं, यानी ये जो कंसंट्रेशन है ये आप मोलर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो HCl की जो कंसंट्रेशन है वो आपको 0.1 मोलर दी गई है। हमने 0.1 नॉर्मल की बजाय 0.1 मोलर लिख लिया। 0.1 मोलर को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -1। और हमें यह भी बात पता है कि HCl का जब डिसोसिएशन होगा तो वो हमें एक H पॉजिटिव आयन साथ में एक क्लोराइड आयन प्रोवाइड करेगा। तो जितनी कंसंट्रेशन HCl की होगी उतनी ही कंसंट्रेशन हमें डिसोशिएट होने के बाद में H पॉजिटिव की और साथ ही साथ उतनी ही कंसंट्रेशन हमें Cl नेगेटिव की मिलेगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन हमें मिलेगी वो होगी 10 की पावर -1। और हम ये बात जानते हैं कि जब कभी H की कंसंट्रेशन को 10 की पावर -x की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो x ही हमारी pH बन जाती है, यानी इस सॉल्यूशन की जो pH है वो आपकी 1 होगी। और अगर आप ऑप्शन नंबर 4 में चेक करें तो ऑप्शन नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि 500 ml HCl का सॉल्यूशन हम अगर ऐड कर दें जिसकी pH 1 है, तो हमारे पास जो HCl सॉल्यूशन दिया गया था क्वेश्चन में उसकी pH भी 1 है और जिसको ऐड करने की बात कर रहा है उसकी pH भी 1 है। जब दोनों की ही pH सेम होगी तो एडिशन से रिजल्टिंग सॉल्यूशन की pH पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर हम HCl सॉल्यूशन ऐड करें 1 नॉर्मल तो डिफरेंट pH आएगी, इसलिए चेंज आएगा। डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे तो pH घट जाएगी, सॉरी बढ़ जाएगी। NaOH ऐड करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन की वजह से pH में चेंज आएगा। तो गिवन सॉल्यूशन भी 1 pH का था और अगर 1 pH के सॉल्यूशन में हम 1 pH का ही और कोई सॉल्यूशन मिला दें उसी सेम सब्सटेंस का तो pH में अल्टर नहीं आता है। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो 0 से ज़्यादा आएगा। ये हम जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है जिसको कहते हैं SHE, उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है वो 0 होता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती हैं? प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर और कंसंट्रेशन होती है 1 मोलर। यानी अगर हम 1 मोलर कंसंट्रेशन पर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल तो वो आएगा 0। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 1 मोलर कंसंट्रेशन, यानी इसका पोटेंशियल तो आएगा 0। बाकी बचे 3, तो हम चेक कर लेते हैं। जनरली ये बता दूं आपको कि कंसंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज करती है वैसे वैसे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज करती है। सो ऑप्शन जो है आपका सेकंड जो है राइट आंसर है। पर हम प्रूव करके देखेंगे कैसे। जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले जाते हैं वो हमेशा रिडक्शन की फॉर्म में निकाले जाते हैं। तो यहाँ भी जरूर हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ होगा, यानी H पॉजिटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनाया होगा हाफ H2। और अगर इस प्रोसेस के लिए हम लगाएं नर्मस्ट इक्वेशन तो लिखेंगे ई सेल नहीं, इलेक्ट्रोड है ये। ई इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n, लोगरिथम जो राइट में है वो ऊपर लिखे जाते हैं। सो राइट में कौन है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और अपॉन नीचे कौन है? हाइड्रोजन आयन। वैल्यू पुट करेंगे, E0 जो वैल्यू होती है स्टैंडर्ड वैल्यू वो तो 0 होती है, 0.0591। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिन्हें आप देख पा रहे हो 1 इलेक्ट्रॉन का आया तो 1 लिखेंगे। लोगरिथम हाइड्रोजन गैस का प्रेशर आपको दिया गया है 1 एटमॉस्फेयर, सो 1 की पावर 1/2, और H की कंसंट्रेशन आपको दी गई है 2 मोलर। ठीक है, तो 2 मोलर जो सॉल्यूशन है उसमें आपकी जो कंसंट्रेशन बनेगी वो बनेगी 2, और तो 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही रह जाएगा। यहाँ से E इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 आ गया। और अगर हम इस लोगरिथम को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, इसको रिवर्स करेंगे तो इस नेगेटिव साइन को हम कर देंगे पॉजिटिव, तब आएगा 2। तो लोगरिथम 2 की वैल्यू अगर हम यहाँ रखें E इक्वल टू 0 प्लस, तो 0 में कुछ भी जोड़ेगा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी 0.0591 इंटू 0.30। लोगरिथम 2 की वैल्यू 0.30। तो ये वैल्यू चाहे कितने भी समोलर आए कुछ भी आए, लेकिन ये हमेशा ग्रेटर देन रहेगी 0 से। तो यही जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड वो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे पूछा गया है कि HCHO को रिएक्ट करवाया गया एक रिएजेंट X के साथ में, और यहाँ से जो प्रोडक्ट आया उस प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें इथेनॉल मिला, वो रिएजेंट X क्या है? अगर आप ध्यान से देखें तो HCHO एक एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं एल्कोहल। सो अगर हम ऑप्शन 4 को लेकर के चलें तो हम चलेंगे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइयर होने के कारण ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव आएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो एल्काइल ग्रुप होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और बाकी जो ग्रुप बचता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। सो ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव अटैक करेगा, ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव पर अटैक करेगा, और ये जो CH3 माइनस का है ये चार्ज अटैक करेगा कार्बन पर। तो यहाँ से बचेगा H एज इट इज़ है, C O के साथ जुड़ गया आपका MgI, O के साथ जुड़ गया आपका MgI, H एज इट इज़ है, और C के साथ जुड़ गया CH3, H अभी भी एज इट इज़ है। अब जब इसकी करेंगे हम हाइड्रोलिसिस, वो भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने से ये जो ग्रुप होता है MgI, ये ग्रुप हट जाता है, और इस ग्रुप की जगह वाटर से आने वाला H पॉजिटिव लग जाता है। और जैसा ऐसा होगा तो ऐसा होते ही हमारे पास बनेगा HCH, ऊपर आएगा OH, नीचे CH3 है जो कि आपका इथेनॉल है, CH3 CH2OH ये इथेनॉल है। सो ऑप्शन जो 4 है वही हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे पूछा गया है बेंजाइल अमीन एक स्ट्रॉन्गर बेस है एनिलीन से, क्यों? तो ऑप्शन बाद में देखते हैं, पहले आप बेंजाइल अमीन बनाते हैं। बेंजाइल अमीन में बेंजीन पर हमें मिलेगा CH2 और उसके साथ लगा मिलेगा हमें NH2, नाइट्रोजन होंगे आपके लोन पेयर। इसी सेम टाइप से
एनिलीन में डायरेक्टली बेंजीन पर ही हमें मिलेगा NH2 ग्रुप। अब एनिलीन में क्या है कि ये जो लोन पेयर हैं ये आपकी रेजोनेंस में टेक पार्ट करते हैं और ये नाइट्रोजन से डीलोकलाइज हो जाते हैं। इस वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, यही कारण है कि ये बेसिक कम होता है। लेकिन यहाँ क्योंकि नाइट्रोजन एटम बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो ये नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइज नहीं हो पाएंगे। सो ये किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इजिली बेसिक करेक्टर शो कर पाएगा। अब चेक करते हैं ऑप्शन। लिखा गया है द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम इन बेंजाइल अमीन इज डीलोकलाइज्ड। ठीक है, पूछा गया है कि बेंजाइल अमीन में नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर प्रेजेंट हैं ये डीलोकलाइज्ड हैं, मतलब ये शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड में पूछा गया है द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम इन एनिलीन इज डीलोकलाइज्ड, कि एनिलीन में नाइट्रोजन पर मिलने वाले लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, तो यहीं से आपको पता लग गया ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे पूछा गया है बेंजोइक एसिड, ओटोलिक एसिड और पैराटोलिक एसिड के बारे में हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी एसिडिटी को अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेंजोइक एसिड। ये है आपका बेंजोइक एसिड, बेंजीन पर लगा है COOH, ये है बेंजोइक एसिड। उसके बाद आता है ऑर्थोटोलिक एसिड। ऑर्थोटोलिक एसिड है जब बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप लग जाता है तो ये ऑर्थोटोलिक एसिड हो जाता है। और अगर हम बेंजीन पर यानी बेंजोइक एसिड पर पैरा पोजीशन पर अगर CH3 जोड़ दे तो ये पैराटोलिक एसिड बन जाता है। अब हमसे पूछा गया इनकी एसिडिटी के बारे में, तो आपको बता दूं कि बेंजोइक एसिड पर जब कभी ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो और चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, चाहे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट की वजह से वो हमेशा स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं देन बेंजोइक एसिड। तो जो ऑर्थोटोलिक एसिड होगा वो बेंजोइक एसिड से स्ट्रॉन्गर होगा, यानी इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो ये नंबर 1 पर आएगा, ये नंबर 2 पर आएगा। उसके बाद बात करते हैं हम पैरा बेंजोइक एसिड की या पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड की, यानी टोलिक एसिड की। मिथाइल ग्रुप का इफेक्ट होता है हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से ये इस बेंजीन की रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिस वजह से इस बेंजीन के पास काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं और वो इस H के निकलने के बाद यानी प्रोटॉन के निकलने के बाद बने हुए कार्बोक्सिलेट आयन को अनस्टेबलाइज कर देता है, जिस वजह से पैराटोलिक एसिड सबसे वीक एसिड होगा, तो ये आएगा नंबर 3 पर। तो सबसे ज़्यादा कौन है? ऑर्थो, फिर आएगा बेंजोइक, फिर है पैरा। पहले है ऑर्थो, फिर आएगा ऑर्थो, फिर बेंजोइक, फिर पैरा। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथेन आर फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, कि इथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बनने वाले बॉन्ड और कार्बन के बीच में ये बनने वाला एक सिंगल बॉन्ड ये किस ओवरलैपिंग से बनता है। तो अब याद करें, कार्बन जब सारे बॉन्ड सिंगल बनाता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आती है। सो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। तो इस कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होकर बॉन्ड बना लेगा। तो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बनेगा वो sp3 और s के ओवरलैपिंग से बनेगा। तो ये ऑप्शन फर्स्ट है आपका, sp3 और s से। और इस कार्बन के बीच में बनने वाला ये बॉन्ड, कार्बन के बीच में बनने वाला ये बॉन्ड, इस कार्बन के भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस कार्बन के भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगा। यानी ये जो ओवरलैपिंग है ये sp3 है। सो यहाँ से sp3 भी मिल गया। सो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे इसको कंपाउंड का आईपीसी नेम पूछा गया है। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो कीटोन ग्रुप की जो प्रायोरिटी होती है वो अल्कोहल से हमेशा ज़्यादा होती है, इसलिए हम कीटोन ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करेंगे और OH जो होगा वो हमारा एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर किया जाएगा। और ऐसे केस में
हम नेमिंग करते हैं जब, तो नंबरिंग करते वक्त हम हमेशा फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देने की कोशिश करते हैं, उसका जो लोकेशन है वो सबसे लोवेस्ट होना चाहिए। सो इस चेन को यहाँ से अगर इस कार्बन को 1 देंगे तो ये कार्बन नंबर 2, ये 3, ये कार्बन नंबर 4, ये 5 आएगा, और इसके अकॉर्डिंग 4 है हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन चेन के लिए पेंटेन, और सेकंड पोजीशन पर है ऑन। सो 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटेनोन जो इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन 60% कंप्लीट होने में 20 मिनट लेती है, वह 84% 84% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगी। तो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन हम जानते हैं K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लोगरथम इनिशियल कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। सो हमें यहाँ रेट कांस्टेंट नहीं दिया गया तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 2.303 उसने बताया 20 मिनट जब लेती है तो 60% कंप्लीट हो जाती है। तो लेट करो इनिशियल जो अमाउंट थी वो 100 थी, 100 में से 60% कंप्लीट हो गया तो बच कितना आ गया 40। तो यहाँ से हमने निकाली के की वैल्यू। हम अप्लाई करते हैं सेकंड कंडीशन पे, उसने पूछा 84% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो वहाँ से भी के की वैल्यू 2.303 अपॉन 2.303 अपॉन टी लोगरिथम इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो 100 है, तो 84 कंप्लीट होने के बाद कितनी बची 16। तो यहाँ से जो है, क्योंकि ये दोनों की दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये एक ही इक्वेशन के लिए कैलकुलेट की गई हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, इसलिए दोनों का रेट कांस्टेंट इक्वल होगा। तो यहाँ से इक्वेट कर दें दोनों को, इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2। सो इक्वेटिंग 1 and 2 इक्वेट कर दो 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर दो। तो यहाँ से मिलेगा वैल्यू हमें 2.303 अपॉन 20 लोगरिथम 100, और लोगरिथम में जब नंबर डिवाइड में हो तो वो सब्ट्रैक्ट में खुल जाते हैं। सो लोगरिथम 100 माइनस लोगरिथम 40, उधर से वैल्यू हमारे पास है 2.303 अपॉन टी, टी हमें कैलकुलेट करना है। लोगरिथम ऊपर से आएगा 100 माइनस के 16, 100 माइनस 16। सो लोगरिथम 100 माइनस लोगरिथम 16, लोगरिथम 100 माइनस लोगरिथम 16 माइनस लोगरिथम 16। तो यहाँ से 2.303 से 2.303 कैंसिल हो जाते हैं। मुझे यहाँ टी चाहिए तो मैं इधर ले आया, ठीक है। यहाँ से टी अपॉन 20 है ही, उधर से हमारे पास आया लोगरिथम 100 माइनस लोगरिथम 16 को लिख सकते हैं हम लोगरिथम 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय, इधर से लोगरिथम 100 माइनस लोगरिथम 40, ठीक है। इधर से चलते हैं। सो टी अपॉन 20 है ही, लोगरिथम 2 की वैल्यू लोगरिथम 100 की वैल्यू 2 होती है, लोगरिथम 2 की पावर 4 आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगा, लोगरिथम 2 बचेगा। और आप एक बार एक कर लें कि अगर हम 100/40 को अगर लिख लें, यहाँ से कट कर लें तो ये 10/4 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से इस तरह से जो है 10/4 लिख सकते हैं हम। तो लोगरिथम 10 की वैल्यू 1 होती है और लोगरिथम 4 की वैल्यू होती है 0.60। चलते हैं आगे। टी अपॉन 20 है ही हमारे पास में, 2 माइनस लोगरिथम 2 की वैल्यू होती है 0.30, उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो आएगा 1.20, ठीक है। तो 0.30 को 4 से मल्टीप्लाई करके हमने 4 लोगरिथम 2 की वैल्यू रख दी, इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.40 आ जाएगा। टी अपॉन 20 इक्वल टू 2 में से अगर ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 0.80 डिवाइडेड बाई 0.40, ये कट के आ गया 2। सो टी यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो 20 × 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर मुझे मिलेगा 40 मिनट्स। तो 40 मिनट लेगी रिएक्शन 84% कंप्लीट होने में। सो ऑप्शन जो थर्ड है वो आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे पूछा गया है कि गिवन सैंपल ऑफ मिल्क टर्न्स सोर एट रूम टेम्परेचर दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस इन 5 आवर, कि दूध अगर हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं तो 5 घंटे में वो खट्टा हो जाता है, ख़राब हो जाता है। एक रेफ्रिजरेटर जहाँ का टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पर हम उस दूध को 10 टाइम्स लॉन्गर यानी 10 गुना ज़्यादा समय तक बिना ख़राब हुए रख सकते हैं। हमें पूछा है कि दूध की एक्टिवेशन एनर्जी बताओ। स्टेटमेंट पढ़ के हमें एक बात पता चली कि जब रूम टेम्परेचर है
27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस में अगर 273 ऐड करें मतलब कि 300 केल्विन। ठीक है, तो 300 केल्विन पर वो जो दूध था वो 5 घंटे में ख़राब हो जाता है। और अगर मैं उस टेम्परेचर को कर देता हूँ -3 डिग्री सेल्सियस यानी -3 + 273 यानी कि 270 केल्विन, तो वो दूध ख़राब होने में 10 गुना ज़्यादा टाइम लेता है, मान लो कि 50 घंटे लेता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 273 केल्विन के 270 केल्विन के कंपैरिजन में 300 केल्विन पर रिएक्शन की स्पीड 10 टाइम्स फास्टर है। ठीक है, क्योंकि जितना टाइम वो 270 केल्विन पर 50 घंटे तक ख़राब होने में लेगा, वही 300 केल्विन तक वो सिर्फ 5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी प्रोसेस। तो यानी 300 केल्विन टेम्परेचर पर प्रोसेस की जो स्पीड है वो 270 से 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसी का यूज़ करते हुए आरएनएस इक्वेशन लगाएंगे। आरएनएस में लोगरिथम K2/K1 इक्वल टू EA/, 2.303 इंटू R, T2 - T1/T1 T2। ये है आपका आरएनएस इक्वेशन। इसमें जो K2 है, K2 वो टेम्परेचर T2 के कोरस्पोंडिंग कैलकुलेट करते हैं, K1 की वैल्यू टेम्परेचर T1 के कोरस्पोंडिंग कैलकुलेट करते हैं, और T2 की जो वैल्यू है वो हम T1 से ग्रेटर लेके चलते हैं। तो हमारे पास भी दो टेम्परेचर है, एक 300 है, एक 270 है। तो लोगरिथम लिखें। अब हमने देखा कि टेम्परेचर जो K2 होगा यानी 300 केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर जो T2 होगा 300 केल्विन, वहाँ जो रिएक्शन की स्पीड है वो 10 टाइम्स है। तो यहाँ से अगर मैं इस K2 को लिख लेता हूँ 10 K, तो 270 केल्विन के ऊपर तो उस रिएक्शन की स्पीड 1 टाइम ही होगी। इधर से EA/, 2.303 इंटू R, T2 है हमारा 300 माइनस 270 केल्विन, नीचे होगा 300 इंटू 270। फर्दर सोल्व करेंगे, यहाँ से क्या कटेगा, लोगरिथम 10 की वैल्यू 1 होती है, ये आया EA/, 2.303 इंटू R, ऊपर से आया हमें 330/300 इंटू 270, जिसको फर्दर सोल्व करेंगे क्योंकि हमें EA चाहिए। तो EA निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.303 इंटू R इंटू 300 इंटू 270/30, 30 से कैंसिल होगा ये 10 पे, और मल्टीप्लाई जब आप करेंगे यहाँ से तो हम सिंपली देख पा रहे हैं। अच्छा, ये जो वैल्यू आएगी एक्टिवेशन एनर्जी की आएगी जूल की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ जो R होता है वो जूल की फॉर्म में होता है, लेकिन उसने हमसे ऑप्शन दिए गए हैं वो किलो जूल की फॉर्म में दिए गए हैं। तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 27/10 बचा, जो कि होगा 2.7 इंटू 2.303 इंटू R, किलो जूल पर केल्विन, किलो जूल सॉरी पर मोल, पर केल्विन नहीं पर मोल, इसकी जो यूनिट है वो पर मोल के अकॉर्डिंग निकलती हैं, सो किलो जूल पर मोल। तो ऑप्शन देखें कौन सा है, 2.7 इंटू 2.303 इंटू R। सो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा राइट है, 2.303 2.7 इंटू R। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। क्वेश्चन में पूछा गया है एक रिएक्शन है A गिव राइज टू B + C, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है यानी ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। हमने स्टार्टिंग करी है प्योर A से, मतलब स्टार्टिंग जब की थी तब B और C नहीं थे, और 20 मिनट के बाद जो टोटल प्रेशर हमें मिला वो प्रेशर मिला हमें 100 mm ऑफ Hg, और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमें जो प्रेशर मिला वो प्रेशर मिला हमें 180 mm ऑफ Hg। हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है A का पार्शियल प्रेशर, तो लिख लेते A गिव राइज टू B + C। इनिशियल अगर इसका प्योर प्रेशर था P0, क्योंकि टाइम था 0, तो ये दोनों तब तक बने नहीं थे। उसने कहा टाइम जब बीता 20 मिनट तो टोटल प्रेशर जो आया वो आया 100 mm, लेकिन वो आया कैसे होगा, क्योंकि 20 मिनट में मान लो इसमें से कोई स्मॉल प्रेशर घटा होगा तो दोनों तरफ प्रेशर बना होगा, PP बना होगा। अब टोटल अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो P टोटल में लिखूंगा P0 - P + P + P, सभी के प्रेशर को जोड़ दूँ, -P से +P कट गया तो यहाँ से P0 आया +P,
पी टोटल हमें दिया गया है 100, तो 100 की वैल्यू आ गई पी नोट प्लस पी। ठीक है, यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ पी की वैल्यू तो वो आएगा 100 माइनस के पी नोट, 100 माइनस पी नोट। ठीक है, अब हमें पी नोट कैलकुलेट करना है। पी नोट उसने कहा कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी, रिएक्शन कंप्लीट होने चुकने का मतलब है कि इनिशियल जितना भी प्रेशर था ए का वो कम्प्लीटली रिएक्ट हो गया, मतलब अब पी नोट में से पी नोट पूरा पूरा घट गया, तभी दोनों पी नोट बने होंगे। अगर ये पी नोट तो यहाँ से तो ज़ीरो आ गया, तो पी नोट प्लस पी नोट 2 पी नोट हमारा टोटल प्रेशर आया होगा कब, 180 के इक्वल। तो 2 पी नोट की वैल्यू आई आपकी 180 के इक्वल, 2 पी नोट आई 180 के इक्वल। तो यहाँ से पी नोट की वैल्यू आपकी कितनी आई, 180/2 यानी कि 90 mOf/Hg। तो ये आपका इनिशियल प्रेशर था और ये आपका प्रेशर कितना था, ये प्रेशर वो था जो सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पार्शियल प्रेशर इक्वेशन दी गई फर्स्ट ऑर्डर की, तो एक फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होती है 2.303/T लोगरिथम पी नोट अपॉन 2 पी नोट माइनस पी टी। ये जो प्रेशर होता है ये एक्चुअली पार्शियल प्रेशर ही होता है। तो 2 इंटू पी नोट माइनस पी टी की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। पी नोट आया मेरे पास 90 इंटू 2, उसमें से मैं पी टोटल घटा दूंगा, टोटल था हमारे पास में 20 मिनट के बाद 100, 20 मिनट के बाद, क्योंकि टी तो हम यहाँ 20 लेकर के चलेंगे, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा वो हमें दिया नहीं हुआ है, तो हम 20 मिनट के कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करेंगे। तो 20 मिनट के बाद में टोटल प्रेशर कितना था, 100 था, उसने बताया है। सो 180 में से अगर हम 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 mmOf/Hg जो है वो आपका प्रेशर आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, जो कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे पूछा गया है कि कार्बन के इलिंगम डायग्राम से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट ऑप्शन पूछा गया है CO2 इज मोर स्टेबल देन CO एट टेम्परेचर लेस देन 983, 983 केल्विन से नीचे CO2 ज़्यादा स्टेबल है CO से, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है CO रिड्यूसेस Fe2O3 टू Fe एट लेस देन 983, कि जो CO होगा वो 983 केल्विन से कम टेम्परेचर पर Fe2O3 को रिड्यूस कर देगा और Fe बना देगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि 983 के 983 केल्विन से कम टेम्परेचर पर तो CO चाहेगा कि वो CO2 में बदल जाए, क्योंकि लेसर टेम्परेचर पर CO2 ज़्यादा स्टेबल था, तो वो Fe2O3 को क्या कर देगा, रिड्यूस, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर ले और आयरन को कर देगा रिड्यूस, तो ये भी सही है। लिखा गया है CO इज लेस स्टेबल देन CO2 एट रूम टेम्परेचर एट मोर टेम्परेचर देन 983, कि CO जो है वो CO2 से कम स्टेबल है 983 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पर। यह बात गलत है, क्योंकि CO 983 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़्यादा स्टेबल होता है देन CO2, क्योंकि 983 केल्विन से अबव टेम्परेचर पर CO का जो फॉर्मेशन है उसका डेल्टा जी लार्जली नेगेटिव होता है CO2 से, जो कि आपको इस डायग्राम से पता चलेगा। करीबन ये जो टेम्परेचर आपको यहाँ दिया गया है, ये जो टेम्परेचर आपको दिया गया है ये ऑलमोस्ट 983 केल्विन के आसपास ही है। 983 केल्विन के बाद जब टेम्परेचर देखा तो हमने देखा कि जो CO की लाइन थी, फॉर्मेशन ऑफ लाइन, यानी CO की जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो CO2 से ज़्यादा नेगेटिव है, यानी कि CO का फॉर्मेशन ज़्यादा फेवर करेगा CO2 से, इसलिए जो ऑप्शन नंबर 3 वो हमारा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में हमसे पूछा गया है इसमें से कौन सा एक नेगेटिवली चार्ज्ड बाइडेंटेट लीजेंड है। तो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, साइनो, इथाइलिन, डाइएमीन और एसीटेटो में से यही डाइडेंटेट लीजेंड है। 49 में हमसे पूछा गया है कि टेट्रा अमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 4 की हमें वैलेंसी बताएं। सो पहले हम कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। टेट्रा अमीन यानी 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं, डाइक्लोराइडो यानी कि 2 क्लोरीन है, साथ में प्लेटिनम है और प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4। ये आपको कॉम्प्लेक्स दिया गया है।
ठीक है। हमसे पूछा गया है सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब है कितने मोनोडेंटेट लिगेंड सेंट्रल एटम के साथ अटैच हैं। तो अमोनिया भी मोनोडेंटेट है, क्लोरीन भी मोनोडेंटेट है, तो टोटल 6 मोनोडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट हैं। सो उसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इनमें से किसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.75 बोहर मैग्नेटन आएगा। अगर आप न्यू यानी मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले से चेक करें तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 2 अंडर द रूट। तो ये वैल्यू मुझे चाहिए 1.75, और ऐसा तब हो सकता है जब n की वैल्यू 1 हो, क्योंकि 1 इंटू 1 प्लस 2 अंडर द रूट यानी 3 का रूट वही आपका नियरली इक्वल आता है 1.75 बोहर मैग्नेटन के। तो बस हम इसमें से ये चेक करके बताना है कि किस आयन में हमें एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा अनपेयर्ड। सो टाइटेनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 22, अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो आएगा 3d24s2। और टाइटेनियम अगर बनाए +3 आयन तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 4s में से, एक चला जाएगा 3d में से, तो यहाँ बचेगा 3d1 4s0। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड प्रेजेंट है और यही 1.75 बोहर मैग्नेटन की वैल्यू हमें कैरी करके देगा। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।